Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about the urine formation. ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, कितने इसमें स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, पूरी जानकारी लेंगे। ये लगातार हम यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेफ्रॉन के बारे में आपको फुल जानकारी दिया था कि नेफ्रॉन क्या होता है, लोड्स ऑफ द जानकारी दिया था। जो आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले उस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, देन इसके बाद आप यूरिन फॉर्मेशन को देखिए, ठीक है ना। तभी जा करके आपको समझ में आएगा। कोई चीज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ाई करिए, एक डिजाइन के रूप में आप पढ़ाई करिए, तभी जा करके आपके माइंड में हर चीजें रहेगी। क्लियर। चलिए बात करते हैं आज हम यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। काफी आप लोग इसका नाम सुने होंगे, जाने होंगे, ठीक है। तो आज इसके बारे में होल जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी रहता है और लोड्स ऑफ द कंपटीशन से क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में हमने कल क्या बताया था आपको कि नेफ्रॉन जो होता है, तो नेफ्रॉन में भी क्या हो रहा है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैपिलरीज होती है, ठीक है, वहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो कुछ अमाउंट क्या होता है कि ब्लड फिल्टर हो करके, ठीक ना, अफरेंट से ब्लड आता है और यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है तो यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन हो करके ये इफेरेंट के थ्रू जो होता है आगे की ओर माइग्रेट हो जाता है। क्लियर समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को इनक्लोज करता है बोमैन कैप्सूल। तो बोमैन कैप्सूल से जो होता है तो बहुत सारे जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट, इसेंशियल जो सबस्टांस होते हैं, तो ये आगे की ओर माइग्रेट हो जाती है, मतलब कि फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सबस्टांस होता है इसके की ओर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक ना, फिर देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आएगा, देन सिक्रेशन में आएगा, ठीक है ना। और कुछ सबस्टांस जो होती हैं तो यहाँ पर जो इसको बोला जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो साइज होती है, दैट इज डायमीटर जो होता है काफी नेरो रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सबस्टांस का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो क्या रहा है। देखिए यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, ये एक तरह कह सकते हैं कि ब्लड क्लीनिंग प्रोसेस होती है। मतलब कि जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, ब्लड क्लीन हो रहा है, उससे जो अनवांटेड चीज निकलता है वही यूरिन होता है। क्लियर। जो कि किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन के द्वारा होता है। मतलब कि जो किडनी में नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसके द्वारा होता है। और लगभग कह सकते हैं कि 1300 से लेकर के 1500 ml यूरिन का फॉर्मेशन पर डे होता रहता है, ठीक ना। किसी किसी बुक में आपको जो है 1800 1600 ml तक भी देखने को मिल सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली रहता है, ठीक ना। यह कि नॉर्मल यूरिन का आउटपुट अगर समझे एक ह्यूमन पर्सन में, तो लगभग 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर, वही जो अभी हमने बताया, ठीक ना। एमएल में आप देखेंगे तो 1500 ml जाएगा, लीटर में 1.5 लीटर। क्लियर। इतना अपने माइंड में रखिएगा, ठीक ना। एक्चुअल यहाँ पर इतना ही होता है, जो सेबुलिंगम बुक है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको कि 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर पर डे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब समझिए आगे कि जब ब्लड अफरेंट आर्टियोल से होता हुआ आएगा, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर इंटर करता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस के पास इंटर करेगा, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस के पास इंटर करेगा और यहाँ पर जो होता है प्रेशर बनेगा, ठीक ना। प्रेशर बनने के कारण ब्लड के कारण प्रेशर चेंज के कारण ब्लड का क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन होकर के कुछ सबस्टांस जो निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है ना। अब ये होगा क्या कि इसके लिए 3 तरीके से स्टेप्स जो होती हैं इन्वॉल्व होती है, ठीक है। 3 तरीके से मतलब की प्रोसेस इसमें होती है। फर्स्ट यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देन रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देन होता है सिक्रेशन, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और लास्ट में एक और पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं स्क्रेशन। स्क्रेशन का दैट इज यूरिन का आउटपुट होना, ठीक है। इतना यहाँ पर प्रोसेस होती है। आगे समझते हैं कि और क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम से समझते हैं, ठीक है।
ये चीज को समझिए कि जो तीन प्रोसेस इसमें हो रही है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस के बीच में कौन कौन से ऐसे सबस्टांस होते हैं जो रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, कौन कौन से सबस्टांस होते हैं सिक्रेट होते हैं, और कौन कौन से सबस्टांस होता है स्क्रीट आउट होकर के बाहर निकलती है। ये थोड़ी सी यहाँ पर पहले हम इस डायग्राम के थ्रू ओवरव्यू समझेंगे, देन इसके बाद हम वन बाय वन करके डिटेल्स में समझेंगे। क्लियर? तो इस चीज को समझिए कि यहाँ से जो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये अफरेंट है, ठीक है ना। अफरेंट आर्टियोल से होता हुआ ब्लड आता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी पूरी जानकारी लिया था। यहाँ पर ये नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के पास यहाँ पर ब्लड का फिल्टर होता है, और फिल्टर हो करके ये अफरेंट के थ्रू आगे की ओर माइग्रेट होता है। एक चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कंपटेटिव व्यू से, कि जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ब्लड में, ठीक है ना, जितने भी इंग्रेडिएंट, जितने भी सबस्टांस होते हैं, वो सभी फिल्टर होकर के आगे कहाँ पर जाते हैं, पीसीटी ट्यूब में जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्व्यूटल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, यहाँ पर जाते हैं। लेकिन एक्सेप्ट ऑफ द ब्लड के साथ क्या जाता है, जो कुछ सेल्स होती हैं और प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा क्यों बताया जाता है? क्योंकि कुछ सेल्स और प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूल्स साइज होता है, ठीक है ना, तो वो लार्जर होता है अकॉर्डिंग टू द पीसीटी ट्यूब के, ठीक है। ये आगे की ओर नहीं जाता। लेकिन कुछ जो पीसीटी में जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम है और वाटर आयंस है, ये सभी का क्या हो रहा है, यहाँ पर पीसीटी के पास रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखिए, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू आगे की ओर तो माइग्रेट हो गया, लेकिन आगे की ओर जब जाएगा पीसीटी के पास, तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वहां पर दोबारा से जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आगे इसका हम ओवरव्यू भी देखेंगे कि पीसीटी में कौन कौन से ऐसे सबस्टांस होते हैं जिसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम और वाटर आयन। क्लियर? अब जैसे ही आगे की ओर माइग्रेट होगा, तो यहाँ पर आगे की ओर जाएगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के पास भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दो कैपिलरीज निकलती हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है और एक होता है बासा रेक्टा, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है, किस टिप के पास हो रहा है, लूप ऑफ द हिलने के पास होता है। क्लियर? आगे की ओर माइग्रेट होगा, जो फिल्टर हुआ आगे की ओर ब्लड होता है, कुछ सबस्टांस आगे की ओर माइग्रेट होगा, कहाँ पर पहुंचेगा, डीसीटी के पास पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्व्यूटर ट्यूबुल से। डिस्टल कन्व्यूटर ट्यूबुल्स के पास जो होता है, क्या क्या रहेगा, सोडियम रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा, ठीक है ना, और कुछ क्लोराइड कैल्शियम मात्रा भी रहती है। क्लियर? और आगे की ओर सबस्टांस होगा, यहाँ पर ड्रग का भी क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर आयन फिर आगे की ओर निकलेगा, किसके इफेक्ट के कारण, एडीएस, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के कारण यहाँ पर वाटर का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। क्लियर? अब ये जो आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट लगी रहती है, और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हो जाता है। तो कुछ आयंस का क्या हो रहा है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ आयंस जो होती हैं यूरिन के बाहर भी निकलती हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो इतना थोड़ी इसका ओवरव्यू अपने माइंड में रखिएगा कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन, एक्सक्रेशन, ठीक है ना, और सिक्रेशन हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर तीनों टर्म को अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यूरिन का पहली ऐसी प्रोसेस होती है, फर्स्ट प्रोसेस मतलब फर्स्ट स्टेप्स होती है, जिसमें ब्लड क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, ब्लड ग्लोमेरुलस में इंटर करेगा, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा जो होता है ब्लड का फिल्टर होगा। अब यहाँ पर तीन लेयर होती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में तीन तरीके से लेयर पाई जाती है। क्लियर? इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन कैपिलरीज, ठीक है ना, जो इंडोथेलियल सेल से मिलकर के बनी होती है। क्लियर? सेकंड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड होती है विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल। क्लियर? इसको देखिए, यहाँ से इसको क्या किया गया है, जूम आउट करके बताया गया है,
ठीक है। ये आपको 3 कैपिलरीज नजर आ रही है, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन कैपिलरीज। इंटरनल वाला जो पार्ट आपको रेड रेड दिख रहा होगा, ठीक है ना, जहां पर ये बता रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द इंडोथेलियल सेल्स, इसी को बोला जाता है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन कैपिलरीज, ठीक है ना। इंटरनल वाला पार्ट तीनों दिख रहा होगा आपको, क्लियर। इसी से अटैच हुआ एक और लेयर होती है, ये जो दिख रही होगी आपको स्लाइटली ग्रे कलर की, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये इससे अटैच होती है। और बाहर वाली जो लेयर नजर आ रही है ये अटैच रहती है किससे, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से, इसको बोलते हैं पोडोसाइट से फूड प्रोसेस है, ठीक है ना। पोडोसाइट फूड प्रोसेस इसको कहा जाता है, या कि विसरल लेयर ऑफ द बोमैन कैप्सूल, क्लियर। इसके पेडिकल्स भी बोलते हैं इसको, फिट या कि फुट भी बोला जाता है, और पोडोसाइट्स भी बोला जाता है, क्लियर। इतना अपने माइंड में इसको रखिएगा। अब यहाँ पर पूरा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आगे की ओर यहाँ पर कुछ इसके रिगार्डिंग में बताया गया है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी होता है, ठीक ना। इसको समझ लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो एक यूनिट चलती है, यूनिट टाइम दोनों किडनी में चलती है, मतलब कि दोनों किडनी के सभी नेफ्रॉन, जितने भी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये यूनिट चलती है, के द्वारा क्या हो रहा है, फिल्टर होता है, ठीक है ना। फिल्टर होने के लिए क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस जितना रहता है, ठीक है ना, मतलब कि जितना भी ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, जीएफआर कहा जा रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये इसी को बोलते हैं, ये है जीएफआर, क्लियर। अब यहाँ पर नॉर्मल अगर जीएफआर की बात करेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, तो 125 ml पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 125 ml क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। अगर पर डे की बात करेंगे तो यहाँ पर 180 लीटर पर डे इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि नॉर्मल जीएफआर कितना होता है पर मिनट में, तो 125 पर ml मिनट पर ml पर मिनट्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे डे के हिसाब से तो 180 लीटर, क्लियर। इतना अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलस के पास जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो कुछ यहाँ पर प्रेशर डिटरमाइन फिल्ट्रेशन भी होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। 3 तरीके से होते हैं। फर्स्ट ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, ठीक है ना। सेकंड होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और थर्ड होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये 3 अपने माइंड में रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेशर डिटरमाइन फिल्ट्रेशन निम्नलिखित में से होते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 3 को हटा देगा, क्लियर। तो इसको माइंड में रखिएगा। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी होते हैं, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन रेट को प्रभावित करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये आपने माइंड में रखिएगा, सिर्फ इसका अपना नाम अपने माइंड में रखिए, ज्यादा इसके डिटेल्स में जाएंगे तो वो फिर एमबीबीएस लेवल का हो जाता है, ठीक ना। अपन तो एलटी लेवल का पढ़ रहे हैं, जितना हो सके। फर्स्ट यहाँ पर होता है रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो होता है। सेकंड ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, इसके कारण भी इफेक्ट देखने को मिलता है। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, ठीक है ना। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बोमेन कैप्सूल, इसमें भी इफेक्ट देखने को मिलता है। कंट्रिक्शन ऑफ द अफरेंट आर्टियोल, जिससे ब्लड आ रहा है उसमें अगर कंट्रिक्शन हो रहा है, वो भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टियोल्स, ठीक ना। परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, कैपिलरी मेम्ब्रेन में अगर परमिएबिलिटी हो रही है किसी कारणवश, तो उसमें भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिस्टमिक आर्टिकल प्रेशर के कारण भी होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण भी हो रहा है। सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन, इसके कारण भी इफेक्ट देखने को मिलता है। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलस फीडबैक, अगर नर्वस सिस्टम के द्वारा फीडबैक, अगर पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक अगर नहीं जा रहा है, उसके कारण भी देखने को मिलेगा। कंट्रक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस मेनेंजियल सेल्स, ठीक ना, मेनेंजियल सेल्स के कारण भी अगर कंट्रक्शन हो रहा है, उसमें भी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट होता है यहाँ पर हार्मोन्स एंड अदर इफेक्ट है। हार्मोन्स और अदर इफेक्ट को थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कई तरीके से हार्मोन्स या कि सेक्रेटरी जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसके लिए, ब्लड फ्लो जो ग्लोमेरुलस के द्वारा हो रहा है, ठीक ना। तो फर्स्ट यहाँ पर फैक्टर इंक्रीजिंग द जीएफआर बाय द वेसोडाइलेशन, ठीक है।
एक होता है वेसोडाइलेशन और एक होता है वेसो कंट्रिक्शन। वेसोडाइलेशन का मतलब हो रहा है कि जैसे ही जीएफआर का साइज इंक्रीज होगा तो उसमें देखने को डायलेशन, मतलब कि उसका खोखला वाला जो पार्ट, ल्यूमेन वाला पार्ट जो होता है वो ज्यादातर कैसे आपको चौड़ा दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और बेसो कंट्रिक्शन में क्या हो रहा है कि उसको सिकुड़ रहा है, उसके जो जीएफआर का साइज एरिया होता है। क्लियर। तो कौन कौन से फैक्टर और हार्मोन्स होते हैं ये अपने माइंड में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस का फैक्टर के कारण जीएफआर इंक्रीज हो रहा है और किस फैक्टर के कारण जीएफआर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो फर्स्ट यहाँ पर है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, जिसको एएनपी बोलते हैं। सेकंड होता है बीएनपी, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, साइक्लिक एएमपी जो पाथवे चलता है उसके कारण, डोपामाइन ये भी हार्मोन्स के कारण, इंडोथेलिया डिराइव्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक ना। और प्रोस्टाग्लैंडिन ई जिसको हम PGE2 भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसको अपने माइंड में रखिएगा कि इसके इन सभी के कारण क्या हो रहा है, जीएफआर इंक्रीज हो रहा है और वेसोडाइलेशन के द्वारा, ठीक है। फैक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है कि जीएफआर का बेसो कंट्रिक्शन के द्वारा, एंजियोटेंसिन जो सेकंड हार्मोन्स होता है, ठीक ना, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड दो होते हैं, तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो डिक्रीज करने का काम कर रहा है। इंडोथेलिन, ठीक ना, इंडोथेलिन एक तरह का है, ये भी हार्मोन्स होता है। नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स, फैक्टर अफेक्टिंग प्लेटलेट अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जिसको हम PDGF भी बोलते हैं, ठीक ना। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, क्लियर, F2 भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दें, देखिए जो इंक्रीज वाला एरिया है तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की बात कर रहा है, ठीक ना, ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा है जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए बेसो डायलेशन के द्वारा। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो F2 होता है ये डिक्रीज हो रहा है जीएफआर के जो फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉमा का चिन्ह लगा है, एक्चुअल में यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्लियर। तो इतना अपने माइंड में रखिएगा, ठीक ना, कि कौन कौन सी हार्मोन्स होती हैं जीएफआर को इंक्रीज और डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। आगे समझ लेते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक ना। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सेकंड इसका होता है। ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है रीनल ट्यूबुल्स में क्वांटिटेटिव और फिल्ट्रेशन की क्वांटिटेटिव चेंजेस के कारण होता है, मतलब कि क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव चेंजेस के कारण ही होता है। वाटर और अदर इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। और लगभग कह सकते हैं कि 99% रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। किसी किसी बुक में आपको 88% भी देखने को मिलता है, बट वो एक तरह कह सकती हैं कि गलत है, ठीक है ना। मैं एक बुक में पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था 88% क्या हो रहा है, लेकिन 99% यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर 88% होगा तो फिर आपके बॉडी में जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड देने का काम कर रहे हैं उसकी डिफिशियंसी होने लगेगी, ठीक है ना। तो 99% वाटर के कि क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और साथ में जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी। क्लियर। साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल्स के सभी पार्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है तो अलग अलग पार्ट्स में होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग पार्ट्स में होता है, बट यहाँ पर 3 बताया गया है। एक है सबस्टांस ऑब्जर्व इन द PCT, सेकंड होता है लूप ऑफ द हेनले, थर्ड होता है DCT। 3 जगह सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि साइड ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन निम्नलिखित में से है। क्लियर। आगे समझ लेते हैं थोड़ी सी इसका मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म के लिए जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो 2 तरीके से प्रोसेस होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है और सेकंड जो होता है पैसिव प्रोसेस होती है। दैट इज कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेकंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल्स ग्रेडियंट, ठीक ना। ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है, जिसको हम अपफिल भी बोलते हैं,
याद रखिएगा, ठीक ना। कभी कभार पूछ देगा कि अपफिल ग्रेडियंट के एक्टिव प्रोसेस में होगा कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल अपफिल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो नीड्स द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। और कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी मिल रही है इसको, तो एटीपी के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है ना। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होती हैं, तो इसमें बहुत सारे जो सबस्टांस है उनका एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होगा, कभी कभार पूछ देगा यहाँ से, ठीक है ना, कि एक्टिवली जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था कौन कौन से सबस्टांस का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली हो रहा है। द रेनल ट्यूब्यूल्स आर द सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक ना, फास्फेट, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड एंड कीटोन बॉडी से ये सभी क्या हो रही है, एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन सबस्टांस के द्वारा ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना अपने माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, तो ये मूवमेंट हो रहा मॉलिक्यूल्स का अलोंग विद द इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, लेकिन ये डाउन हिल के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, अप हिल के द्वारा हो रहा था, यहाँ पर डाउन हिल ग्रेडियंट के द्वारा हो रहा। लेकिन जब यहाँ पर डाउन हिल ग्रेडियंट के द्वारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, जबकि यहाँ पर लोड्स ऑफ द एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पैसिव में क्या हो रहा है, ये कुछ ही सबस्टांस जो होते हैं रीअब्जॉर्ब होती हैं, जिसमें क्लोराइड है, यूरिया है और वाटर है। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरिक एसिड है, लेकिन यूरिया का किसी प्रकार का रोल नहीं है इसमें। क्लोराइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, कैल्शियम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और वाटर जो होता है इसमें देखने को मिल रहा है, तो वाटर भी पैसिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में आता है। क्लियर। इतना आप मैग्नीज में रूप में अब माइंड में रखिएगा। चलिए, ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात कर लेती हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या हो रहा है कि कुछ सबस्टांस पार्टिकुलर वेसल्स से सीधे ट्यूबुलर सिस्टम में सिक्रेट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस में ट्यूबुलर सिक्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। जब यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रेशन का सबस्टांस लेकर के इसको देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये बताया गया था कि डाइफिनॉल रेड, ठीक है ना, डाइफिनॉल रेड वाज फर्स्ट सबस्टांस फाउंड टू द सीक्रेट इन द रिनल ट्यूब्यूल्स इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में पहला ऐसा सबस्टांस है जिसको डाइफिनॉल रेड कहा गया है, ठीक ना, और ये रिनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा सीक्रेट आउट हुआ था। क्लियर। ये फर्स्ट बार बताया गया था कि डाइफिनॉल रेड जो होता है, जो कि यूरिन में पाया जाता है, और इसका सिक्रेट जो होता है फर्स्ट ट्यूबल्स के द्वारा होता है। फिर लेटर देन बाद में भी कुछ और भी सबस्टांस को बताया गया, जैसे कि पैरा एमिनो हाइपोरिक एसिड जिसको PAH बोलती हैं, डाई ओड्रेस्ट 5 हाइड्रोक्सी इंडो इन 5 हाइड्रोक्सी इंडोलिएसिटिक एसिड, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं 5HIAA, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। एमिनो डेरिवेटिव्स इन पेनिसिलिन वर फर्स्ट फाउंड इन टू द सीक्रेट। मतलब कि इसमें लेटर देन बाद में भी क्या हुआ था कि इन सभी सबस्टांस को खोज करके बताया गया था कि ये सभी सीक्रेट हो रहे हैं यूरिन के थ्रू। क्लियर। तो नाम याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि डाइफिनॉल रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा फर्स्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। क्लियर। नेफ्रॉन की अलग अलग पार्ट से क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, जिसमें से बता रहा है कि पोटेशियम जो होता है तो PCT और DCT दोनों से होता है, इसलिए इसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो PCT और DCT दोनों से हो रहे हैं, ठीक है। और यूरिया का जो सिक्रेशन हो रहा है तो लूप ऑफ द हिलनेस होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि लूप ऑफ द हिलनेस से किस सबस्टांस का सिक्रेशन हो रहा है, तो यूरिया हो रहा है। ऐसा भी पूछ देगा कि PCT और TCT से जो होता है कौन सा सबस्टांस का सिक्रेशन होता है। क्लियर। तो पोटेशियम हाइड्रोजन आप अपने माइंड में रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर पूरा हम एक समरी देख लेते हैं कि जितने सबस्टांस यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही हैं, ठीक है ना, कौन कौन से सीक्रेट होंगे, कौन कौन से रीअब्जॉर्प्शन होंगे, इस चीज को समझ लेती हैं। क्लियर। तो इस चार्ट को भी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। माइंड में रखने के लिए इस बोलते हैं क्योंकि देखो नोट्स आप बनाएंगे तो नोट्स बनी की बनी रखी रह जाएगी। हर चीज जो है ना अपने माइंड में नोट्स बनाने की कोशिश किया करिए।
क्लियर। ये देखिए यहाँ पर एक होता है अफरेंट, ठीक ना, और एक होता है इफरेंट। आगे की ओर जैसे जाएगा तो एक पीसीटी आती है, और पीसीटी में जितने भी होते हैं ये सभी मॉलिक्यूल्स के क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर। और सिक्रेशन की अगर बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स के क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। कहाँ पर, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेबल्स के पर। आगे की ओर होगा लूप ऑफ द हेनले आएगा, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग। इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और NaCl का डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, क्लियर। लूप ऑफ हेनले से आगे की ओर माइग्रेट होगा और कहां पर पहुंचेगा, डीसीटी के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। लेकिन डीसीटी से पहले यहाँ पर लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग कुछ कॉलम भी होते हैं, जिसमें से वाटर क्या हो रहा है, स्टे हो रहा है, ठीक है ना। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और यूरिया का सिक्रेशन हो रहा है। अभी प्रीवियस में देखें कि यूरिया का सिक्रेशन लूप ऑफ द हेनले के पास ही होता है, लेकिन लूप ऑफ द हेनले के पास असेंडिंग कॉलम के पास होता है, सॉरी असेंडिंग लूप्स के पास होता है। डीसीटी के पास है सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, और H2O पानी का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिक्रेशन की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, NH3 हो रहा है, यूरिया और ड्रग, इन सभी का सिक्रेशन हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट के पास की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के पास पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना। और साथ में कह सकते हैं यहाँ पर सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, और NH3+ ये सभी का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन यूरिया का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। इसीलिए यूरिया अब देखते हैं कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। क्लियर। यहाँ पर हाइपर अस्मोटिक प्रेशर होता है और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो इतना अपने माइंड में रखिएगा इसको थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक ना। काफी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, पूछ देता है कि पीसीटी में किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन हो रहा है, डीसीटी में किस मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लूप ऑफ द हेनले में किस मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर प्रोसेस चलती रहती है, तो अपने माइंड में जरूर रखिएगा। क्लियर। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर। अच्छे से आप लेक्चर को देखिए, जहां पर आपके माइंड में डाउट हो तो क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में देखिए, दीजिए। और जो आपको टॉपिक चाहिए इसी के रिगार्डिंग में, तो वो भी हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। क्लियर। तो थैंक यू सो मच।